नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। शिवानी जी की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनते हैं उनकी एक और प्रसिद्ध कहानी प्रतीक्षा। आशा है आपको कहानी पसंद आएगी और यदि कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका ये सहयोग चैनल को ग्रो होने में सहायता करेगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको कहानी की ओर। मेज पर 10 तस्वीरें बिखरी थी। चलचित्र की तारिकाओं के से गोल, तिकोने, अंडाकार, चपटे चेहरों पर खिड़की के कांच से आती सूर्य की किरणें कोण त्रिकोण प्रस्तुत कर रही थी। ज्योतिष और हस्तरेखा का सुविज्ञ पंडित विमल उन चेहरों की ज्यामिति के असाध्य साध्यों में 3 दिन से उलझा पड़ा था। आज तक किसी भी चेहरे के विभिन्न अवयवों की कुंजी से वह चेहरे के स्वामी अथवा स्वामिनी के जटिल से जटिल ताले को भी खोल देने की अद्भुत क्षमता रखता था। पतले ओठों का कितनी डिग्री का कोण मनुष्य को क्रूर बनाता है। किस प्रकार की अधमुंदी आंखें व्यक्ति के कृपण स्वभाव की द्योतक होती है। कंधे उचका उचका कर बातें करने वाले व्यक्ति की क्या परिभाषा होती है। सबका उत्तर विमल की नीरचीर विवेचना क्षण भर में दे देती। लजाकर पलकें झपकाने वाली कन्या का लज्जाकृत असली है या वनस्पति जाति का, मैं पलक झपकाते ही सूंघ लेता। मानव स्वभाव की उलझी से उलझी ऊन की गुत्थियों को वह राह चलते सुलझाता रहता। उसे इस विद्या में आनंद ही नहीं, अपने विलक्षण चातुर्य और पटुता पर गर्व भी होता, किंतु आज उसका गर्व चूर्ण हो गया था। 10 तस्वीरें उसके सामने पड़ी उसकी खिल्ली उड़ा रही थी। लो पहचानो हमें। पहचाना ना ठेंगा। पहली तस्वीर थी किसी मीता नागर की। दुबला, स्त्री किया सा चेहरा, आंखें न उदार न कृपण, ललाट प्रशस्त, वह भी ऐसा कि सौभाग्य या वैधव्य किसका द्योतक है कहना कठिन था। होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। यदि मुस्कान असली थी तो महादुरूह और यदि नकली थी तो लड़की की असाधारण प्रतिभा उसको जीवन भर दास बना देगी। नंबर 2, अनीता बनर्जी किसी दिवंगत स्वास्थ्य मंत्री की कन्या रत्न थी। पिता के ओहदे का अस्तित्व अभी भी पुत्री के चेहरे पर विद्यमान था। बिना बाहों के अत्याधुनिक पट्टी के ब्लाउज पहनने से बाहों की मछलियां और भी सुस्पष्ट लग रही थी। इसी प्रकार नंबर 3, 4 से लेकर 10 तक एक भी ऐसी सूरत नहीं जिस पर वह 2 पल आंखें टिकाकर शीतल कर सकता। 10 के 10 चेहरे उसे पेड़ ही पर आवश्यकता से अधिक गदराए फलों से दिखने लगे। ऊब कर उसने 10 तस्वीरें, लंबी चिट्ठियों के पत्रे और स्वयं अपने विज्ञापन की कतरन दराज में धर दी। अब क्या करे? क्या बाबूजी और अम्मा की ही पसंद की गई ढोल से चेहरे और मजीरे से कान वाली लड़की बिमला से ही विवाह करने की स्वीकृति दे दे? वही बिमला किसने बीच से मांग निकालकर अपने चपटे चेहरे को और भी चपटा बना लिया था। कभी नहीं, इससे वह कुंवारा ही भला। उसके साथ ही 2-2 बच्चों के बाप बन गए थे और वह अभी भी लंडूरा ही बना फिर रहा था। किंतु अपनी परिमार्जित रुचि का गला वह घोंट कैसे सकता था। लड़कियां भी उसके समाज की नहले पर दहला थी। कोई ही कर मूर्खा सी हंसती रहेगी, कोई हंसेगी ही नहीं। कोई आवश्यकता से अधिक दुबली होगी तो कोई बेहद मोटी। राधा उसे कुछ जची थी, पर 3 बार विमल ने देखा और तीनों ही बार उसे नजरे से बेहद परेशान कर रखा था। हर बार अपनी सुंदर नाक सिकुड़ती वह अपनी बुआ को बुलाने उठ गई थी। नाक कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, बार बार सुड़काई जाने पर उसका सौंदर्य कुछ न कुछ घट ही जाता है। दिन रात की घोटम घोट ने बेचारी के लंबे चेहरे को सुखा डाला था। राजनीति, हिंदी और अर्थशास्त्र में एमए कर और वह संस्कृत में एमए की तैयारी कर रही थी। उस बेचारी पर तो विमल को सचमुच तरस आने लगा था। उसे लगता था यदि किसी ने राधा से विवाह नहीं किया तो वह पाली, अरबी, चीनी सब विषयों में एमए कर डालेगी। किंतु उसे बचाने की इच्छा होने पर भी वह इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकता था। विमल ने विवाह न करने का ही संकल्प कर लिया था, किंतु इधर नौकरों की लूट खसोट ने उसका जीना दूभर कर दिया था। सोने के बटन, दाढ़ी बनाने का ब्लेड, नहाने का साबुन, टेल्कम पाउडर
पल भर में हवा में उड़कर विलीन होने लगे। धोबी का घर नवोनिधियों से जगमगाने लगा। गृह के स्वामी की चादरें, कमीज और पैंट धोबी घाट के विशाल उदति में सदा के लिए विलीन होने लगे। एक तो विमल की नियुक्ति झाड़ झंकाट से भरे एक पिछड़े इलाके में हुई थी, जहां आदिवासी अर्धनग्न स्त्रियों के भावहीन चेहरे और फटी फटी आंखों को देखता देखता वह बुरी तरह ऊबने लगा था। एक दिन खेल ही खेल में उसने अखबार में वह विज्ञापन दे डाला था, चलो कुछ मन बहलाव ही सही। आवश्यकता है, उसने लिखा था, एक उच्च कुल के उच्च पदस्थ भारद्वाज गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण नव युवक के लिए सुंदरी कॉन्वेंट शिक्षिता ब्राह्मण कन्या की अंतर जातीय विवाह मान्य होगा। फिर क्या था? नागर, नंबूत्री, बनर्जी, मुखर्जी, दुहिताओं की गर्जन तर्जन के साथ शिलावृष्टि होने लगी। एक कुमाऊं चुप था। मन ही मन विमल ने दांत पीस लिए। उन्हीं की तो वह परीक्षा ले रहा था। शिखा सूत्र को मुट्ठी में दबाए बैठे रहेंगे, चाहे तार सी कन्या छाती पर बैठकर मूंग तलती रहे। टस से मस नहीं होंगे हिमालय के बेटे। यदि कहीं भी उसने अपनी जन्मभूमि का उल्लेख किया होता तो अब तक उसे विजेता हॉकी टीम के कप्तान की भांति वे हाथों ही हाथों में उछालते नजर आते। खैर कोई बात नहीं, देख लेगा वह। पर देख कहाँ पा रहा था? रिसेप्शनिस्ट, रेडियो आर्टिस्ट, नृत्य कुशला, टेलीविजन तारिका, किसी में भी तो वह अपने मन की राधिका को अब तक नहीं ढूंढ पा रहा था। अचानक डाकिया एक पत्र डाल गया। होगा किसी कन्याग्रस्त पिता का। उसका अनुमान ठीक ही निकला। किंतु जहां आज तक आए पत्रों की बनावटी भाषा और आडंबरपूर्ण शब्द चयन उसे आधा ही पत्र पढ़कर उबा देता था, वहां उस छोटे से सरस पत्र की सजीव भाषा ने उसके अंतर को छू लिया। महोदय के मौ को देखते ही उसने लिखने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को बैठे बैठे ही सूंघ लिया। कैसी सुस्पष्ट बनावट थी मौ की। चीनी स्याही से लिखे गए हिंदी अक्षर किन्हीं प्राचीन ग्रंथों के भोजपत्र पर लिखे गए मुक्ताक्षरों से होड़ सी ले रहे थे। पत्र क्या था? किसी संग्रहालय से उड़कर आ गया सुलिखित सुरक्षित किसी पूर्वकालीन ग्रंथ का फड़फड़ाता पन्ना था। महोदय से आरंभ किए गए पत्र में प्रत्येक अक्षर की दूरी जैसे इंची टेप से नापी गई थी। आपका उदार विज्ञापन देखकर चित्त प्रसन्न हो गया। कल रविवार है और हमारे सौभाग्य से आप नैनीताल आए हुए हैं। हमारे साथ जलपान ग्रहण करने का कष्ट अवश्य करें। विनीत, शिवेंद्र मोहन पर। विमल उछल गया। न कहीं विवाह योग्य कन्या का उल्लेख, न निरर्थक दीनता। हो सकता है एक भी दुहिता ना हो, केवल उत्सुकता वश ही न्योता दिया हो। और हो सकता है दर्जन भर विवाह योग्य कन्याओं के पिता हो। वाह, वह एकदम एगाथा क्रिस्टी के उपन्यास के तीसरे पृष्ठ का सा आनंद आने लगा था। नाम भी कितना भ्रामक था। पहाड़ी नाम आमतौर पर ऐसे नहीं हुआ करते। क्या पता महाराष्ट्री हो। सफेद कड़ी कलफ में सदे पर्दे मनोहारी चुन्नटों में एक कतार में खड़े थे। विमल साहबी रुचि का अफसर था। बहुत पहले नैनीताल के ही एक जर्मन डॉक्टर का ऐसा चमचमाता बंगला देखा था उसने। अब तो बड़े से बड़े अफसर के लॉन में भी कपड़े सूखते हैं। आज तक 3 लड़कियों को उसने इसी सामान्य बात पर नापसंद किया था। जब वह उन्हें देखने गया तो 800 पाने वाले हर पिता की पुत्री के आंगन में कतार की कतार घर के धुले कपड़े सूख रहे थे। किंतु शिवेंद्र मोहन पंत के बंगले की झकाझक सफाई देखकर उसके जी में आया कि वह उस गृहस्थी के सुयोग्य शासक की उंगलियां चूम ले। अरे आप मिस्टर जोशी, आई प्रिज्यूम। मेरा सौभाग्य है। अरे लिली, आओ आओ, कहाँ हो? मिस्टर जोशी आ गए हैं। शिवेंद्र मोहन दोनों हाथों से उसका हाथ झंझोड़ते उसे भीतर खींच ले गए। कमरा दर्शनीय था। निसंदेह यह व्यक्ति रुचि और स्वभाव में विमल को बुरी तरह मात दे सकता था। कितना नम्र, साथ ही कितना रोबीला। देखने में शिवेंद्र मोहन सुदर्शन तो नहीं थे, किंतु वाणी का सौजन्य उनके चेहरे की बदसूरती को बहुत पीछे ढकेल देता था। एक काफी लंबा टेबल गुदगुदे विदेशी कालीन में धंसा फंसा पड़ा था। उसके चारों ओर 3-4 कुर्सियां बिखरी थी। विमल को अपने साथ की कुर्सी पर बिठा हाथ से सिगार की राख झाड़ उन्होंने फिर पुकारा, लिली,
लिली डार्लिंग, मिस्टर जोशी आ गए हैं। मिस्टर जोशी का पहाड़ी कलेजा पूरी तरह धड़कने लगा। लग रहा था शिवेंद्र मोहन पंत नहीं, बल्कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ही उसका इंटरव्यू लेने लगे हों। ऐसी हीन भावना ने उसे पहले कभी त्रस्त नहीं किया था। जिधर देखता उधर ही शिवेंद्र मोहन की व्यापा पताका फहराकर उसे चुनौती दे रही थी। एक साधारण घर के बने डबल नीट रैगलन में वह पूरा कार्टून लग रहा था। क्या हो गया उसकी बुद्धि को? यह ठीक था कि शिवेंद्र मोहन की व्यक्तित्व की तुलना में उसके निजी व्यक्तित्व का पलड़ा बहुत भारी था। पर एक नूर का व्यक्ति शिवेंद्र अपने 100 नूर के कपड़ों में पूरा सम्राट जच रहा था। उसकी पिन स्ट्राइप की विदेशी कमीज को कौन नहीं पहचानेगा? पैन की क्रीज क्या थी? उस्तरे की धार। गले पर फेर दे तो सिर और धड़ अलग अलग। मूंछों पर हल्की सफेदी छाने लगी थी, किंतु टेढ़ी मांग में सवरे बालों के गुच्छे घने काले थे। लिली माई स्वीट हरी अप। पाइप को होठों में दबाई बात करना भी एक कला है, वह विमल को उसी दिन लगा। पर्दे की खसखस के साथ ही विमल ने कान खड़े कर लिए। माफ कीजिएगा, मैं नहा रही थी। लिली नाम की सार्थकता को व्यर्थ करती भारी भरकम शरीर की वह गत यौवना महिला धम्म से सोफे पर बैठ गई। साथ ही सोफे का एक बहुत बड़ा अंग पृथ्वी के गर्भ में धंस गया। ओह, कैसी ठंड है! दोनों चौड़ी हथेलियां एक दूसरे से घिसती, कभी फूकती व होठों से हो कर कप कपी का शब्द प्रस्तुत करती पति के कान में कुछ कहने लगी। साथ ही शिवेंद्र मोहन हो कर हंसने लगे। जानते हैं मेरी पत्नी क्या कर रही है? कहती हैं उसे आज जीवन में पहली बार एक सुंदर भारतीय देखने को मिला है। विमल का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। यही उसके गौर वर्ण का सबसे बड़ा अवगुण था। कोई भी कुछ कहता तो न चाहने पर भी उसका चेहरा लड़कियों की भांति लाल पड़ जाता। शिवेंद्र मोहन की स्थूलांगी पत्नी लिली विदेशनी थी। फिरंगी मेम की दुहिता का ढोल गले से लटकाकर वह क्या सुखी रह सकेगा? वर्ष भर असंख्य व्रत अनुष्ठानों के व्यू के चक्र में घूमती उसकी अम्मा, कठोर अनुशासन प्रेमी उसके बाबूजी, उन सबकी ओर से क्या वह आंखें मूंद पाएगा? लिली चाय बनाने उठ गई है। ऐसा विराट शरीर विमल पहली बार देख रहा था। आज तक वह दुबली सौंठ सी सूखी प्रौढ़ स्त्रियों को फूटी आंख भी नहीं देखता था। प्रौढ़त्व के साथ सामान्य मोटापा भी उनके परिमार्जित रुचि के अनुसार प्रत्येक गरिमामयी माँ, चाची या ताई के लिए अनिवार्य था। पर यहाँ तो एक ठुड्डी के नीचे 20 ठुड्डियां लटक रही हैं। चेहरे का सौंदर्य मोटापे की परतों में बढ़ता बढ़ता शून्य में विलीन हो गया है। विमल का मन भागने को छटपटाने लगा। कहाँ आकर फंस गया था भागा? ऐसे ठिगने ठुसके पिता और हिडिंबा सी माता की दुहिता क्या कभी तन्वी हो सकती थी? सहसा उसकी विचारधारा को चाबुक सा लग गया। हाथ में ट्रे लिए स्वयंवरा मुस्कुराते खड़ी थी। लिली ने बढ़कर ट्रे उसके हाथ से ले ली। मेरी पुत्री मिनी है, मिस्टर जोशी। शिवेंद्र मोहन ने उसका हंसकर परिचय दिया तो विमल सकपका गया। लड़की सिर से पैर तक पूरी अंग्रेज थी। नीली आंखें, सुनहरे बाल और निसंकोच हंसी। सूरत में न वह अपने भारतीय ठेंगने पिता से मिलती थी, न भीमकाय विदेशी जनने से। हनी, मिस्टर जोशी यहीं के निवासी हैं। तुम्हें नैनीताल खूब घुमा देंगे। विदेशी दुहिता के भारतीय जनक मोटी मछली फंसाने के लिए दनादन आटे की गोलियां फेंकने लगे। पहले चाय पी लो। मिनी फिर मिस्टर जोशी को बाग दिखा लाना। विमल केक के टुकड़े से खेल रहा था। उस स्वयंवरा के साथ बाग देखने में उसे भय सा हो रहा था। जिस स्वतंत्रता से वह मुक्त होकर उसे घूरे जा रही थी, लग रहा था सो अवसर पाते ही अपनी कोरी बाहें उसके गले में डालकर झूठ पड़ेगी। मन की प्रशंसा को तो ये लड़कियां मन में हमारी लड़कियों की भांति दबाकर नहीं रखती, चट से दिखा ही देती हैं। लड़की सुनहरी थी, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु वह सौंदर्य विदेशी ट्यूलिप और डैफोडिल का सौंदर्य था, जिनके दामी पौधे विदेश से मंगवाकर लाट साहब के उद्यान सजाए जाते हैं। गृहस्थी की साधन पुष्प वाटिका नहीं। कैसी मूर्खता कर बैठा था। विज्ञापन देखकर खरीदारी करने वाला कौन ग्राहक आज तक नहीं पछताया। चलिए अब आपको अपना बरामदा दिखलाऊं। पूरे नैनी का बर्ड्स आई व्यू है। ब्रुक हिल, चीना पीक, शेर का डांडा सब हथेली पर धरा है।
बड़ी आत्मीयता से उसे गलवहियां देकर शिवेंद्र मोहन एकांत में खींच ले गए। बरामदे से ही लगा उनका शयन कक्ष था। विमल को लगा उसे जानबूझकर ही उस कमरे के वैभव से परिचित कराने वहां ले जाया गया है। दो बड़े बड़े नक्काशीदार पलंगों पर डनलप के गद्दे कैनवेलिक पलंग पोषों से ढके थे। शीशम की चमचमाती मैंटल पीस पर परिवार का एक चित्र था। चांदी के मोमबत्ती दान में एक लंबी मोमबत्ती जल रही थी। खिड़कियों के भारी पर्दों के बीच नैनीताल का कोहरा चक्र बनाता जलती अगरबत्ती के धुएं की भांति चीना पीक की ओर उठता स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ड्रिंक्स? शिवेंद्र मोहन ने विमल की ओर झुककर धीमे स्वर में पूछा। जी नहीं धन्यवाद, मैं नहीं पीता। गुड। शिवेंद्र मोहन उस सौम्य सुदर्शन युवक को आंखों ही आंखों में पी रहे थे। चलिए बैठा जाए। उन्होंने विमल को खींचकर अपने सामने की कुर्सी पर बैठा दिया। सच पूछिए तो पत्नी और पुत्री के सामने आपसे बातें ही नहीं कर पा रहा था। ये मेरी इकलौती पुत्री है मिस्टर जोशी। देखने में कैसी है यह तो आपने देख ही लिया। वैसे तो अपनी पुत्री और दूसरे की पत्नी सबको ही अच्छी लगती है। वह तिरछी दृष्टि से विमल की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। आप जैसा रत्न उसे मिल जाए तो मुझसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं होगा। 30 वर्ष विदेश में ही बीत गए मिस्टर जोशी, शिवेंद्र मोहन स्वयं कहे जा रहे थे। कैम्ब्रिज से टाइपॉस लेकर लौटने लगा तो लिली से परिचय हो गया, वहीं घर बसा लिया। एक बात और भी थी जोशी। शिवेंद्र मोहन गंभीर होकर उसकी ओर झुक गए। सोचा, टाइपॉस लेकर लौटने के बाद क्या अपने समाज में अपनी टक्कर का जोड़ा पा सकूंगा? पहाड़ तो आपने देखा ही है। विदेश में लोग चंद्रलोक की जमीन के मुरब्बों का मोल भाव करने लगे, पर हमारा कुमाऊं अभी भी वंश गोत्र की बारह खड़ी रटी जा रहा है। डिस्गस्टिंग। अब लिली को देखिए, 7 भाषाएं जानती है। आजकल कठोपनिषद का फ्रेंच अनुवाद कर रही है। मिलती कोई ऐसी मुझे अपने समाज में? सच कहिए, यदि अब भी हमारे समाज में सुयों के कन्याओं का अभाव नहीं होता तो क्या आप विज्ञापन की शरण लेते? शिवेंद्र मोहन आवेश में दोनों घुटनों के मजीरे से बजाते घूमने वाली कुर्सी को कभी दाएं कभी बाएं घुमा रहे थे। एक बात और भी है जोशी, अब भी विमल का कंधा पकड़कर कान के पास सट गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे विवाह की संतान भी जीनियस होती है। मेरी मीनी, उनकी बात बीच ही में एक चीख से दब गई। आंटी, आंटी हाय, मैं मर गई। दोनों ने फौजी टुकड़ी की तत्परता से एक साथ गर्दन मोड़ी। सब दूध उबल गया आंटी, सब। किसी के कच्चे गले की हंसी का स्वर आते ही शिवेंद्र मोहन बोले, क्षमा कीजिएगा मिस्टर जोशी, मेरी भांजी है, गांव से आई है, बेहद भोली है। दूध क्या गिरा, जैसे आसमान गिर गया, पगली कहीं की। माधवी, माधवी, उन्होंने पुकारा। हाँ मामा। सिर झुकाए पर्दे को खोलकर माधवी आ खड़ी हो गई। पर्दे की रक्तिम आभा ने गोरे चेहरे को और भी रक्तिम बना दिया था। विमल मुग्ध होकर उसे देखता रहा। ऐसा रंग और तीखा नैन नक्श तो कुमाऊं की ठसकेदार शाहनियों में ही देखा जाता है। माधवी बेटी, 2 प्याले चाय बना लाओ। शिवेंद्र मोहन ने दोनों पैर फैलाकर गर्दन के पीछे गद्दे ठीक से लगा दी। मुझे आज्ञा दे, चाय नहीं पीऊंगा। विमल उठ गया। फिर कभी दर्शन करूंगा। फिर कभी क्यों जोशी, कल हमारे साथ लंच लोगे तुम। हमारी माधवी एकदम पहाड़ी खाना खिलाएगी आपको, है ना माधवी? मुस्कुराती माधवी पर्दा मरोड़ती रही। विमल ने देखा, लड़की की पलकें आश्चर्यजनक रूप से लंबी थी और मुस्कुराने पर दोनों गालों में गहरे गड्ढे पड़ जाते थे। सुदर्शना नारी के गालों के गड्ढे भी कभी तराई के खौफनाक दलदल के गड्ढों की भांति ही सांघातिक होते हैं। विमल उसी दलदल में धंस गया। लंच का प्रस्ताव न टाल सका। वह दूसरे दिन आया और खाने की मेज पर माधवी नहीं आई। मामा ने ही कैफियत भी दी। जन्म से ही अल्मोड़ा के सरल नगर वासियों में रही है। कहती है मेज पर बैठकर छुरी कांटे से नहीं खा पाती, चौकी में ही खा रही है। सिली, आंटी ने फिर तुरूप मारी। मैडोबी, मैडोबी। उन्होंने अपने मांसल कंठ के घंटे घड़ियाल सब बजा डाले, पर माधवी नहीं आई। खाना खाकर विमल पगडंडी से उतर रहा था तो एक चट्टान पर गठरी सी बनी माधवी को देखकर ठिठक गया।
बंगले से इतनी दूर अकेली गुमसुम माधवी ही तो थी। अरे आप अकेली यहाँ क्या कर रही है? वह चट्टान के पास ही बैठ गया। उसे अचानक अपने सम्मुख खड़ा देखकर ध्यान मग्न माधवी हड़बड़ाकर उठ गई। मैं रोज इस चट्टान पर बैठकर काला डूंगी की नई सड़क को देखती हूँ। देखिए ना, कितनी सुंदर लगती है, एकदम प्रश्न का चिन्ह। वह हंसी और उसकी निर्दोष हंसी आंखों में छलकाती उसके पूरे चेहरे को भिगो गई। खाना खा लिया? उसने पूछा। नहीं, विमल ने सामान्य रसिकता करने की चेष्टा की। आप तो आई नहीं, खाता कैसे? माधवी पहले बड़ी बड़ी आंखें पूरे चेहरे पर फैलाकर अबोध शिशु की भांति उसे देखती रही। फिर रसिकता का सूत्र हाथ में आते ही ठठाकर हंस पड़ी। देखिए ना, मैं बार बार भूल जाती हूँ कि कांटा किस हाथ में पकड़ा जाता है। इसी से नहीं आई। चलो, आंटी मैडो भी कर रही है। वह फिर हंसने लगी। विमल आश्चर्यचकित होकर उन लाल प्रवाल से अधरों की प्राकृतिक लालिमा देख रहा था। अपने जिले की कितनी ही अप्सराओं को वह नित्य प्रति देखता रहता था। लिपस्टिक के जितने ही विचित्र शेड, उतने ही बहुरंगी मुस्कानें। किसी के रंगे अधर देखकर लगता श्वेत कुंठ हो गया है या जलकर पूरी चमड़ी ही बदरंग हो गई है। क्या आधुनिक श्रृंगारिकाओं की रुचि का स्तर इतना गिर गया था? सौंदर्य यह है जिसे देखते ही पैर थरथराने लगते हैं, कंठ वाष्प स्तंभित हो जाता है। कैसी कटावदार आंखें हैं और क्या रंग पाया है लड़की ने। वे जिलाधीश की पत्नी ही नहीं, किसी भी कमिश्नरी की नूरजहां बनाई जा सकती है। जैसे भी हो, इस रत्न को राजकोष में लाना ही होगा, सोचकर वह जी जान से जुट गया। जिस चट्टान पर बैठकर माधवी नई सड़क देखती थी, उसे लुढ़काकर पास के ही एक गहन वन में स्थापित कर दिया गया। ऊपर अखरोट के वृक्ष की घनी छतरी ऐसी तनी थी कि दूर से तो क्या, पास से झांकने पर भी कोई उस चट्टान का ओर छोर नहीं देख सकता था। मानवी को बचपन से ही ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने की दक्षता प्राप्त थी। अखरोट के ऊंचे पेड़ पर चढ़ वह दुष्टता से अपनी दोनों सुडौल टांगे शून्य में लटकाकर दूसरी डाल से ऐसे झूलने लगती जैसे सर्कस के टेम्परीज का प्रदर्शन कर रही हो। 15 ही दिनों में वह बिकते भर की लड़की उसके कितने निकट आ गई थी। किस दक्षता से उसने अपने नवीन प्रेमी के हृदय साम्राज्य का शासन भार ग्रहण कर लिया था। एक डाल से दूसरी पर चिड़िया सी चहकती पर विमल को छेड़ने लगती। अच्छा, बताइए, तो मिनी से आपकी शादी हो गई तो आपके बच्चों की आंखें मिनी जैसी होंगी, नीली या आप जैसी? देखूं, कैसी आंखें हैं आपकी? वह डाले चरमराती विमल की आंखों का रंग देखने धम्म से नीचे कूद पड़ती। मैडोबी, देखो आंटी तुम्हें पुकार रही है। लगता है आज फिर दूध गिरा आई हो। किंतु आंटी की चीख पुकार का अब कोई महत्व नहीं था। विमल को कभी कभी भोली माधवी के छलना चातुर्य को देखकर दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती। नित्य वह मामा और मामी को किस्सा देकर उपस्थित हो जाती। किंतु विदेश से टाइपॉस लेकर लौटे शिवेंद्र मोहन ने दाल में काला देख लिया था। कई बार मिनी को विमल के साथ अकेले छोड़ चुके थे, पर पछताव तो दूर, छोकरा चेष्टा भी नहीं कर रहा था। उधर माधवी का नाम सुनते ही उसकी आंखें चमकने लगती थी। भोली माधवी भी जादू की छड़ी का सा स्पर्श पाकर संध्या होते ही कहीं विलीन हो जाती थी। कभी कहती हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल मिल गई थी, वही खींच ले गई। कभी कहती घूमने गई थी। इधर छोकरी के चेहरे को एक अनोखी लालिमा ने रंग दिया था। विमल अपनी छुट्टियां अकारण ही बढ़ाता जा रहा था। क्या सचमुच ही उनकी सरल मात्रहीना भांजी ने उनकी पुत्री को पछाड़ दिया था? उनका अनुमान ठीक ही निकला। जाने के कुछ दिन पूर्व विमल ने उनके सम्मुख अपना दुस्साहसी प्रस्ताव रख दिया। वह माधवी से ही विवाह करेगा। जोशी, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? शिवेंद्र मोहन बौखलाकर पूरे कमरे में चहलकदमी करने लगे। मेरी ही मूर्खता है, तुम्हें पहले आगाह कर देना था। यह विवाह तुम नहीं कर सकते। क्यों? विमल का स्वर अधैर्य से झुंझला उठा। उसे अचानक पर ठिंगना व्यक्ति महाकुत्सित लगने लगा। मेरी भांजी पिछले वर्ष 4 महीने पागल खाने में बिता चुकी है। पिछली बार परीक्षा देने के बाद ही इसका दिमाग फिर गया था। मैं ही इसे बिजली के झटके दिलवाने बरेली ले गया था।
कभी भी मानसिक उत्तेजना बिजली से दबाए गए इसके रोग को उभार सकती है। तब क्या करोगे? इस आकस्मिक तर्क के लिए विमल के पास कोई उत्तर नहीं था। क्या उसकी सुकुमार प्रेमिका को सचमुच किसी निर्दयी ने बिजली के झटके से कंपाया होगा? क्या पुत्री का सौभाग्य द्वार बंद होते देख ईर्ष्यावश बुढ़ा झूठ बोल रहा था? निमल को अखरोट की डाल से लटककर नटनी की से छल बल का प्रदर्शन करने वाली अपनी कौतुक प्रिया में भी उन्मादनी का ही रूप दिखने लगा। कभी कभी वह प्रेम की तरंगों में बहती उसके गले को बाहों में कसकर झूल पड़ती। छोड़ पगली, क्या वह हंसते हंसते अपने को छुड़ा लेता? तब क्या पता था कि कभी इसी संबोधन का विस्तार उसे सचमुच डसने दौड़ पड़ेगा। मेरी भांजी मुझे मिनी के समान ही प्यारी है जोशी, पर थिंक ओवर इट यंग मैन। वे विमल का कन्ना थपथपाकर बोले, जीवन भर का सवाल है। बिना कुछ कहे विमल सीटियां बजाता पगडंडी फाड़ने लगा। अचानक नित्य के अभ्यास से झाड़ी में छिपी तो दुबली बाहों ने भीतर खींच लिया। जंगली बिल्ली की भांति माधवी उससे लिपट गई। क्या कहा मामा ने? विमल क्या कहता, चुपचाप उसे अविश्वासपूर्ण दृष्टि से देखता रहा। कैसा विरोधाभास था, माधवी और पागलपन। हंसी की फुलझड़ियां छोड़ती हंसने और हंसाने वाली गुलजार माधवी। उन बड़ी बड़ी कटोरी से आंखों में आखिर क्या कभी उन्माद का विष झलक सकता था? मामा नाराज है माधवी। उसने झुककर अपनी प्रेमिका का माथा चूमा, फिर दोनों हाथों में उसका चेहरा भरकर बड़ी देर तक ऐसे देखता रहा जैसे दर्पण देख रहा हो। बकने दो माधवी उन्हें, विवाह अवश्य होगा, कहकर वह चीते की सी छलांग लगाकर चट्टान पर बैठ गया। विवाह सचमुच ही संपन्न हो गया। अनेक तर्क वितर्कों के व्यू से वह जीता जागता निकल ही आया। शिवेंद्र मोहन के बंगले से ही माधवी का कन्यादान हुआ। कन्या के पिता दरिद्र देहाती हेडमास्टर थे, किंतु आंटी ने यथासाध्य दहेज भी दिया। बारातियों में विमल के 3-4 मित्र ही जुट पाए। ससुर को भावी पुत्र वधू के रोग का पूर्व इतिहास ज्ञात हो चुका था। उन्होंने घोर आपत्ति भी की थी, किंतु विमल के प्रेम का जया पत्थर उनके क्रोध के बम गोले को साहस से झेलता गया। मन ही मन शिवेंद्र मोहन उस दुस्साहसी युवक की आन पर 100-100 बार निछावर हो रहे थे। माधवी को ससुर कुल का एक भी आभूषण नहीं मिला था। आंटी ने ही अपना एक मोटा सा विदेशी कंकण उसकी कलाई में डाल दिया था। फिर भी माधवी देवांगना सी दमक रही थी। नहीं बहू को लेकर विमल संध्या की बस पकड़ दूसरे ही दिन अपने जिले में पहुंच गया था। उसी दिन उसकी अप्सरी बिरादरी के अला फला साहब मीम साहिबाओं का मेला सा जुट गया। जोशी नई गुड़िया सी दुल्हन लाया है। हाउ क्यूट, हाउ स्वीट, व्हाट अ चाइल्ड। आदि के गुलदस्तों से बेचारी माधवी का दम घुट गया। हिंदी तो कोई बोलती ही नहीं थी। इंटर पास करने पर भी माधवी अंग्रेजी का एक भी शब्द नहीं बोल पाती थी। विवाह के 4 महीने युगल दंपत्ति ने पलक झपकते बिता लिए। माधवी की पत्ती कलाइयां भरने लगी, पीले गालों पर सुर्खी आ गई, गालों के गड्ढे दिन पर दिन गहरे दिखने लगे। अली कली से बिंधा प्रेमी आए दिन दफ्तर से छुट्टी लेने लगा। एक दिन वह छुट्टी लेकर घर पर ही डाक देख रहा था कि एक बादामी लिफाफा खोलते ही उछल पड़ा। पास ही खड़ी माधवी को उसने अपनी सशक्त बाहों में पकड़कर ऊंचा उठा लिया। 3 चीयर्स फॉर मैडोबी। वह बच्चों की भांति खिलक उठा। तुम्हारे श्री चरणों की जय हो मिसेस जोशी, हमारी बदली हो गई है। कहाँ की हुई बदली? माधवी ने उत्सुकता से लिफाफा लेने को हाथ बढ़ाया। देखूं, कहाँ की हुई बदली? लिफाफा छीनकर उसने देखा, बदली बरेली की हुई थी। हम तो ऊब गए डार्लिंग इस उड़ई से, वह कहने लगा। सिवाय 5 सेर के एक एक गुलाब जामुन के और कुछ मिलता है यहाँ? आओ बढ़िया चाय बना लाओ तो इसी बात पर। माधवी चाय बनाकर ले आई। संध्या को विमल ने कार में हवाखोरी का प्रस्ताव रखा तो सिर दर्द का बहाना बनाकर लेट गई। क्या हो गया था माधवी को? नित्य वह दिन चढ़ जाने पर भी पति के गले में हाथ डाले सोती रहती थी। माधवी, उठो, सुबह हो गई। वह उसे जगाता, तब वह कई करवटें बदलने के बाद उठ पाती, पर अब वह न जाने कब उठकर चली जाती। पत्नी में आश्चर्यजनक परिवर्तन से विमल
मन ही मन आशंकित हो उठा। रात को भी कभी उसकी नींद टूट जाती तो देखता माधवी कभी खिड़की के पास खड़ी शून्य दृष्टि से बाहर देख रही है, कभी पूरे कमरे में चहलकदमी करती होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ा रही है। क्या तबीयत ठीक नहीं है माधवी? उसने एक दिन बड़े प्यार से उसके बालों पर हाथ फेर कर पूछा। नींद नहीं आती, वह पति से चिपटकर अकारण सिसकने लगी। विमल दूसरे ही दिन सिविल सर्जन को बुला लाया। सिविल सर्जन ने अनुभवी दृष्टि से माधवी को सिर से पैर तक देखा, रक्त चाप लिया और फिर विमल को एकांत में खींच ले गया। क्या कभी पहले भी इस अनिद्रा का आभास मिला था विमल को? विमल शुक्र विमल ने रोग का पूर्व इतिहास बता दिया। जिस दिन से उसने बरेली की बदली का समाचार सुना, उसी दिन से वह बदल गई थी। देखिए मिस्टर जोशी, मुसलमान सिविल सर्जन का सौम्य चेहरा अनुभव की झुर्रियों से भर गया। ऐसे कितने ही केस देख चुके थे। बरेली के साथ बेचारी की पिछली जिंदगी का पर्दा उठ गया है। एक बार वहां से लौटे मरीजों को यही असाइलम फोबिया हो जाता है। हमदर्दी से ही फुसलाकर वहां ले चलना होगा। एक बार बिजली के झटकों ने मर्ज को दबाया है, मुमकिन है फिर दबा दे। फिर अभी वायलेंस नहीं है। आप किसी ऐसी जगह का जो इन्हें बेहद पसंद है नाम लेकर फुसलाकर ले जाइए। मुझे उम्मीद है कि 2-3 ही झटके बीमारी को झटक देंगे। उसी दिन विमल ने माधवी के विकट रोग को पराजित करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। रात को माधवी शांत बच्ची सी उसकी छाती से लगी पड़ी रही। न जाने कब विमल को नींद आ गई। आधी रात को खटखट का शब्द सुन वह चौंक कर उठ बैठा। देखा माधवी पाश से उठकर खिड़की की लोहे की छड़ों को मोड़ती मरोड़ती विवशता से हाँफ रही है। विमल का कलेजा धड़कने लगा। माधवी, वह एक छलांग लगाकर उसके पास खड़ा हो गया। क्या कर रही हो? अचानक कितनी बदल गई वह। फटी फटी भयग्रस्त आंखों से उसे देखती वह हंसने लगी। इन छड़ों में कैद कर तुम मुझे वहीं भेजना चाहते हो ना? कहाँ भेजना चाहता हूँ माधवी? बरेली, पर मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, 100 बार नहीं। उस नहीं नहीं की रटन के साथ साथ उसके माथे की नसें तन गई। मुट्ठियां बंद कर वह कभी चीखती, कभी विवश करुण स्वर में नहीं नहीं कहती। विमल के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगती। बरेली कौन जा रहा है माधवी? विमल ने खिड़की की छड़ों से उसके हाथ छुड़ाकर बड़े दुलार से अपने कंधे पर धर लिए। हंसकर उसने पत्नी को खींचकर छाती से लगाकर पूछा, नैनीताल चलोगी माधवी? उस चट्टान पर बैठकर तस्वीर खिंचवाने का प्रोग्राम अभी कहाँ पूरा हुआ है? माधवी की आंखों का विद्रोह न जाने कहाँ उड़ गया। सच कहते हो? ले चलोगे मुझे नैनीताल? हाँ माधवी, तुम आज ही सामान रख लो, कल सुबह ही कार से चल देंगे। बड़े उत्साह से गर्म कपड़े संजोती, नाश्ता बनाती, बच्ची सी मचलती माधवी एक बार फिर पुरानी माधवी बन गई। कार चली तो उसने पति की कंधे पर सिर रखकर आंखें मूंद ली। पागल खाने को पहले ही सूचना दे दी गई थी। विमल का एक मित्र द्वार पर ही एक मोटी मर्दानी औरत को लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह महिला संभवतः पागल खाने की परिचारिका थी। शायद उसके रूखे चेहरे को अमानवीय सहवास ने और भी डरावना बना दिया था। निर्विकार मुद्रा में वह कठोर निर्दय थानेदार की भांति माधवी को कार से उतारने बढ़ाई। माधवी संशय से चौकन्नी हो गई। यह कौन है? उसने बच्ची के भोलेपन से अपने तर्जनी का तमंचा उस कद्दावर औरत के सपाट सीने पर तान दिया। श्श, विमल ने फुसफुसाकर कहा, मेरे मित्र और उसकी माँ है, ये भी नैनीताल इसी गाड़ी से जाएंगे। तुम इनके साथ बैठो। कार खराब हो गई है, ट्रेन से चलेंगे। मैं सामान उतारने वाले कुली ले आता हूँ। आज्ञाकारिणी बालिका की भांति माधवी उतर गई। जल्दी आना, उसने पति से हंसकर कहा और चुपचाप उस महिला के पीछे पीछे चलने लगी। कुली कुली की हाँक लगाता विमल गले के स्वर को बरबस घुटकता काल्पनिक कुली संधान में तेजी से बाहर चला आया। बड़ी देर तक वह बाहर टहलता रहा। थोड़ी देर में मित्र उसे अधिकारी डॉक्टर के पास बुला ले गया। बड़े साहस से भीतर जाकर उसने लिखा पढ़ी पूरी की। डॉक्टर उसी की उम्र का हंसमुख नौजवान था।
क्या मैं अपनी पत्नी से एक बार मिल सकता हूँ? लाख चेष्टा करने पर भी वह अपने कांपते कंठ स्वर को संयत नहीं कर पाया। डॉक्टर ने सदैव दृष्टि से उसे देखा। मेरी समझ में अभी ना छेड़े तो ठीक रहेगा। इट वुडंट हेल्प मच। क्या कर रही है माधवी? विमल प्रश्न पूछते ही स्वयं लजा गया। वही जो अक्सर ये लोग पहले दिन किया करते हैं। लोहे की छड़ पकड़े खड़ी है। मैंने कहा, बैठ जाइए मिसेस जोशी। कब तक खड़ी रहेंगी? बोली, जब तक मेरे पति कुली लेकर ना आ जाएं। आप चिंतित ना हो मिस्टर जोशी। इन लोगों की अपनी अनोखी ही दुनिया है। वह सुनिए। डॉक्टर चुप हो गया। 3-4 पागल मिलकर महा आनंद से रामधुन गा रहे थे। बेसुरे तान आलाप के साथ कव्वाली की सी तालियां बज रही थी। अब बताइए भला, डॉक्टर ने हंसकर बोला, कौन कहेगा इन्हें कोई चिंता है? पैर थकने पर मिसेस जोशी स्वयं बैठ जाएंगी। पर माधवी को विमल जानता है। वह रात भर छड़ पकड़े उसकी प्रतीक्षा में खड़ी रहेगी। उस विचित्र प्रतीक्षालय में कुली लेकर विमल कब पहुंच पाएगा? कब? कहानी आपको कैसे लगी? साथ ही और कौन कौन सी कहानियां आप सुनना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य साझा करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक अलविदा दोस्तों।